साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। लोकसभा चुनाव में तमाम चरणों के बीच कर्नाटक को लेकर लोगों में उहापोह की स्थिति है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, और इसीलिए आज कर्नाटक की भविष्यवाणी आपको दिखाऊंगा। और एक बात याद रखिए, आज कांग्रेस के पास जिन 3 राज्यों में सत्ता है उसमें कर्नाटक सबसे बड़ा राज्य है। वहीं भाजपा के नजरिए से देखें तो जिन राज्यों में भाजपा को सबसे अच्छी सीटें आई उसमें कर्नाटक भी शामिल है। फिर सवाल यह है कि आखिर कर्नाटक को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, तो वो भी बता देता हूं। दरअसल 2023 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके सरकार बनाई। फिर क्या था, राजनीतिक पंडितों के विचार बदल गए और उनका मानना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, भाजपा को गच्चा दे सकती है। मगर याद रखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी कांग्रेस और जेडीएस के पक्ष में ही गया था, जबकि भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ ही महीने के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो वो विधानसभा चुनाव के परिणाम से बिल्कुल ही अलग था। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 में से, याद रखिए, 25 सीटें जीत ली और राज्य में भाजपा को 51.7% मत मिले। और इस बार भी दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भी 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम का कोई असर नहीं दिख रहा है। और याद रखिए, ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि भाजपा राज्य में क्लीन स्वीप कर रही है, मगर अब भी कुछ सर्वे कुछ सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। और इसीलिए मेरी भविष्यवाणी आपको कर्नाटक के मामले में जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है और उसके कई कारण हैं। मैं ग्राफिक्स और उसके साथ अपने पॉइंट को रखता हूं। वोक्कालिगा वोट बैंक मजबूत पकड़ है। वोक्कालिगा वोट बैंक की बात बता रहा हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। वोक्कालिगा वोट बैंक पर खासी पकड़ रखने वाले जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है भाजपा ने। और यही नहीं, वोक्कालिगा वोट बैंक को मजबूत करने के लिए भाजपा ने अपने पुराने नेता को भी वापस पार्टी में ले लिया। आपको याद होगा, जगदीश शेट्टार, वोक्कालिगा के बड़े चेहरे, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। अब वो दोबारा भाजपा में आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है, लिंगायत पर भी पकड़ मजबूत की। जी हां, भाजपा पर लिंगायत समाज का भरोसा वैसे तो पहले से ही रहा है, लेकिन इस भरोसे को बनाए रखने के लिए लिंगायत समाज के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। अगला पॉइंट है, सेंट% जीत की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करने की रणनीति बनाई है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि भाजपा ने 2019 में जहां 25 सीटें जीती थी, यानी 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, मगर इस बार उन तीनों सीटों पर भी जीत हासिल करने की रणनीति पर भाजपा काम कर रही है। और ये सीटें कहां कहां हैं? बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या, हासन। हालांकि अगर वैसे देखें तो सिर्फ एक ही सीट पर भाजपा की हार हुई है, और मैं आपको वो भी बता देता हूं। बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस के डीके सुरेश की जीत हुई थी, तो मांड्या से निर्दलीय प्रत्याशी सुमन लता, लेकिन भाजपा की मदद से, और हासन से एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की जीत हुई थी। और ये पार्टी अब भाजपा के साथ है। लेकिन इस बार भाजपा ने तय किया है कि सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है, और मांड्या से एचडी कुमारस्वामी को मैदान में उतारा है। अब जाहिर है दोस्तों कि ये सीट एनडीए के खाते में आना लगभग तय है, पहले भी था। वहीं हासन से बात करें तो एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को टिकट दिया गया है। हालांकि रेवन्ना के मामले में बताना पड़ेगा कि जिस प्रकार से सेक्स स्कैंडल की घटनाएं सामने आई
और उसके बाद जेडीएस ने कार्रवाई की। मैं मानता हूं कि वो सही समय पर एक सही फैसला बनकर सामने आया, बल्कि अगर उल्टा कहूं तो कांग्रेस ही इस मामले में और अधिक फंसी। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठे, और जो भी पार्टी भाजपा के साथ होगी ना, इस तरह के मामलों में तो वो ढीला ढाला रवैया नहीं होगा, और इसलिए कार्रवाई भी हुई। इसके अलावा एक और सीट पे बताऊं, बेंगलुरु ग्रामीण। अगर कुल मिलाकर देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट यही है जो गई थी, और यहां से भाजपा ने दोस्तों एचडी देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ को मैदान में उतारा है। और डॉक्टर सीएन मंजुनाथ एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्हें समाज सेवा के लिए राज्य की जनता के मन में एक विशेष सम्मान है। खास बात जानते हैं क्या है? बेंगलुरु ग्रामीण, यहां कांग्रेस हारती नहीं है जल्दी, और इस बार तो जो डिप्टी सीएम है उनके छोटे भाई उतरे हुए हैं, मगर उन्हें भी अपनी हार का खतरा दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि खुद उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लोगों को लालच देने के लिए यहां ये तक कह दिया कि अगर लोगों ने उनके भाई डीके सुरेश को चुनाव जितवाया तो वो कावेरी का पानी लाकर लोगों की प्यास बुझाएंगे। अब सोचिए, कांग्रेस के राज में कर्नाटक में बेंगलुरु में भीषण पानी की किल्लत झेल रहे हैं लोग, और उनको लालच दिया जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में चुनाव आयोग ने एफआईआर भी दर्ज करने का आदेश दे दिया है। मगर कांग्रेस की हताशा इस बयान से साफ समझ सकते हैं। अगले पॉइंट पर आइए। भाजपा ने कई पुराने सांसदों को बदल दिया। भाजपा ने दोस्तों एक रणनीति के तहत कई सिटिंग सांसद बदल दिए हैं। बेंगलुरु उत्तर से डीवी सदानंद गौड़ा, दक्षिण कन्नड़ से नलिन कुमार कटील, प्रदीप सिम्हा को मैसूरू से, कराड़ी संगन्ना को कोपल से और जीएम सिद्धेश्वर को दावणगेरे से टिकट न देकर नए चेहरों को टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में, मैं आंकड़े देख रहा था, जीते हुए करीब 10 सांसदों को इस बार टिकट नहीं दिया है। अगले पॉइंट पर आइए। भाजपा की रणनीति में नए चेहरे और पुराने दिग्गज। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, अभी इनके बारे में बताया, शाही परिवार के चामराजा वाडियार को टिकट देकर कर्नाटक में चुनाव के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। ये सभी कैंडिडेट इस समय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बने हुए, बातचीत हो रही है। अगले पॉइंट पर आइए। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की लहर। प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक में जबरदस्त लहर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बागी उम्मीदवार भी पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। भाजपा से टिकट नहीं मिला केएस ईश्वरप्पा को, नाराज हो गए, बागी हो गए, शिमोगा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए, मगर वो भी पीएम के नाम पर वोट मांगने को आमादा दिख रहे हैं। और अब एक पॉइंट में रखता हूं, सभी 28 सीटों पर जीत। भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने गठबंधन पार्टी के साथ राज्य की सभी 28 सीटें जीत रही हैं। कर्नाटक में बदली हुई रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त लहर के कारण यह संभव हो पा रहा है। और याद रखिए दोस्तों, भाजपा ने 2014 में कितने प्रतिशत वोट मिले थे मैं बता रहा हूं, 43.4, और 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब भी काफी अधिक था। और जेडीएस ने 11.1% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। और वहीं 2019 की बात करें तो भाजपा का मत प्रतिशत बढ़कर हो गया 51.7% और सीटें 25, एक निर्दलीय को। और जेडीएस की बात करें तो 9.7% वोट और 1 सीट पर जीत मिली थी। और इस तरह से देखें तो भाजपा और जेडीएस का जो गठबंधन हुआ है, उससे एनडीए का राज्य में जो मत प्रतिशत है वो कम से कम 10% अवश्य बढ़ रहा है। और अगर हॉलिस्टिक तरीके से देखें तो एनडीए का मत प्रतिशत 60% से अधिक होगा। यानी भाजपा 10% वोट शेयर बढ़ाकर एनडीए सभी 28 सीटों पर कब्जा कर ले तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और मैं जब ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, मैंने कई सारे वीडियो देखे दोस्तों,
इसमें कहीं दो मत नहीं है कि सारी पार्टियां, मतलब सारे सर्वे, सभी लोग, सभी पंडित, चुनावी पंडित कर्नाटक में भाजपा को अधिक सीट दे रहे हैं, 24 तक दे रहे हैं। मैंने आपको सर्वे का भी दिखाया। लेकिन आप याद रखिए, कर्नाटक में अगर राजस्थान जैसा माहौल हो जाए, गुजरात जैसा हो जाए कि सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा हो जाए, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि गीतों के चैनल HB मेलोडी को आप अपना प्यार दीजिए, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शॉर्ट्स के लिए HB शॉर्ट्स, हरीश बंडवाल शॉर्ट्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।